नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम हिंदी साहित्य में प्रतिज्ञा सीरीज़ के अंतर्गत अपने 4 क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये क्लास नंबर 4 है, इससे पहले हमारे 3 क्लास आ चुके हैं। ये वाली क्लासेज आपको हेल्प करेंगी यूपी, पीजीटी, पीजीटी में, ईएमआरएस में, केवीएस, एनवीएस और डीट्रिपल एस भी टीजीटी, पीजीटी में। अगर कोई बच्चा क्लास में नया है जिसका आज ही पहला क्लास है, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर वे डीट्रिपल एस भी टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे वो आपका 14 का पेपर हो या 15 के पेपर हो, 18 के पेपर हों या फिर 21 वाले पेपर हों, तो ये सारे पेपर की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी क्लास में चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और सोचा मन में यह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। किसकी हैं ये पंक्ति? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। और इसकी व्याख्या को देखते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं मैंने रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जिसे इन्होंने अपनी पुत्री सरोज स्मृति के निधन पर शोकगीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा। सरोज स्मृति कविता अनामिका संग्रह में संग्रहित है। निराला जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसमें पहले हम काव्य संग्रह को देखते हैं। अनामिका, इसका समय 1923 था। द्वितीय संस्करण इसका 1938 में आता है। परिमल 1930 की है। गीतिका ये 1936 की रचना है। और तुलसीदास 1938 की है। कुकुरमुत्ता की बात करें तो 1942 की है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। सरोज स्मृति ये 1935 की है। राम की शक्ति पूजा ये 1936 की है। तोड़ती पत्थर जूही की कली 1916 की है। भिक्षुक और संध्या सुंदरी पंचवटी परसर 1921 की रचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? ये भारतेंदु जी की रचना है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की रचना है। और ये एक इनका यात्रा वृत्तांत है। इनकी कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत भी हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख निबंधकार व आलोचक हैं। और देवकी नंदन खत्री प्रमुख तिलस्मी उपन्यासकार हैं। आगे चलें और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिएगा, राहुल संकृतायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल संकृतायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र ये 1949 की रचना है और यात्रा व्रत विधा में लिखा गया है। राहुल संकृतायन हिंदी यात्रा संग्रह के पितामह कहे जाते हैं। राहुल संकृतायन की यात्रा साहित्य इस प्रकार से है। राहुल यात्रावली, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। क्वेश्चन नंबर 4, संध्या कांकलिक किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? संध्या कांकलिक बताना है कौन से रचनाकार है जिनकी कविताओं का ये संग्रह है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या कांकली 1969 इनकी कविताओं का संग्रह है। और संध्या कांकली का जो टाइम है वो 1969 है। संध्या कांकली में कुल 65 गीत है और ये 65 गीत निराला जी की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संध्या कांकली निराला का अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है। निराला जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं, जिसमें जूही की कली 1916 की है। पंचवटी परसन की बात करें तो 1921 है। परिमल की बात करते हैं 1930 और सरोज स्मृति 1935 की रचना है। राम की शक्ति पूजा 1936 की है। क्वेश्चन नंबर 5, दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? दुखिनी बाला नाटक की रचना बताना है किसने की थी। और ये रचना जो है राधा कृष्ण दास जी ने की। राइट आंसर राधा कृष्ण दास होगा। इनके अन्य नाटक है पद्मावती, महाराणा का प्रताप, और इनके जो उपन्यास हैं वो निशा है हिंदू, इसका टाइम 1890 है, में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इन्होंने चित्रण किया है। भारतेंदु विस्तृत अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास ने ही पूर्ण किया था। ये इनके फेरे भाई थे राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु के। क्वेश्चन देखिएगा 6, क्वेश्चन 6 में पूछा जाता है कि भारतेंदु कृत तदीय सर्व सब किसका अनुवाद है? ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। राइट आंसर जो इसका होगा नारद भक्ति सूत्र होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसकी व्याख्या पर। भारतेंदु कृत तदीय सर्व सब जो कि 1874 की रचना है, 1874 की रचना है और नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वसव, प्रेम मालिका, वैशाख माह प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, कृष्णाष्टक और तन्मय लीला आदि हैं। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है।
ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। हजारी प्रसाद का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद का पहला निबंध संग्रह बताना है, तो अशोक के फूल यहाँ राइट आंसर बनेगा। अशोक के फूल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 की रचना है और हिंदी का प्रथम निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो प्रथम निबंधकार है, प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह इस प्रकार से है। कल्पलता 1951 का है। मध्यकालीन धर्म साधना ये 1952 का है। विचार वितर्क की बात करें तो 1957 इसका टाइम है। विचार प्रवाह की बात करते हैं 1959 इसका टाइम है। कुटुज 1964 की रचना है और साहित्य सहचर्य 1965 की रचना है तथा आलोक पर्व ये 1972 की रचना है। आलोक पर्व 1972। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो बाबू गुलाब राय का यहाँ कौन सा निबंध नहीं है ये बताना है और राइट आंसर बनता है हमारा चाबुक। राइट आंसर क्या होगा? चाबुक। इसकी व्याख्या देखिए। चाबुक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। चाबुक बाबू गुलाब राय की जो निबंध संग्रह है उसमें ठलुआ कलब आता है, फिर निराशा क्यों ये आता है, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे और मेरे मकान, मेरे नापित्याचार्य ये इनका है। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ ये भी इन्हीं का है और प्रतिभोज की बात करें तो प्रतिभोज भी बाबू गुलाब राय का है। प्रबंध प्रभाकर भी इन्हीं का है। मेरे निबंध इनका है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बताते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो प्रमुख निबंध हैं उनमें प्रबंध प्रतीक्षा आता है, प्रबंध प्रतिमा आता है, चाबुक आता है और प्रबंध पूर्णिमा भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखिएगा। क्वेश्चन 9 दिया गया है, इनमें से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? कौन सा नाटक है जो किशोरी लाल गोस्वामी जी का है बताना है और इनमें आंसर बनता है हमारा मयंक मंजरी। किशोरी लाल गोस्वामी का कौन सा है? मयंक मंजरी नाटक किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। इसकी व्याख्या को देखिए। मयंक मंजरी ये आपका मयंक मंजरी जो है ये 1891 का है और किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है। इसके अन्य नाटकों में प्रणय ये 1890 का नाटक है और चौपट चपेट इनका है, जबकि चंद्रावली ये 1876 की रचना है एवं प्रेम जोगिनी 1875 की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का तथा तप्ता संवरण जो है वो 1883 की रचना है, लाला श्रीनिवास दास का है, श्रीनिवास दास जी का। अब बात करते हैं प्रेम जोगिनी की। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम ये काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफर, ये प्रेम जोगिनी का नाम था। पूर्व नाम जो इसका था काशी के छायाचित्र, या तो इस नाम से आप इसको जानते थे या फिर दो भले बुरे फोटोग्राफ, ये इस नाम से भी जाना जाता था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गांधी जी के दक्षिण जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? तो गांधी जी का जो दक्षिणी जीवन पर आधारित, दक्षिणी अफ्रीका जो जीवन था वहाँ का, उस पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखिए। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का लिखा हुआ उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसके नायक मोहनदास है। मोहनदास जो है महात्मा गांधी का आरंभिक रूप था, यानी कि इनका जो है मूल नाम था। ठीक है। इनके जो अन्य उपन्यास है उसमें लोग आता है, चिड़ियाघर आता है और इंद्र सुने, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित और अलसलाह, ढाई घर आता है, परिशिष्ट आता है। इसमें नई पौध नागार्जुन जी का और क्रम भूमि की बात करें तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। क्वेश्चन 11। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। राइट आंसर। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है और एकांकी संग्रह जो है इनके और इस प्रकार से हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप तरंग, रजत रश्मि और ऋतुराज, रजत रश्मि तथा ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष इनके हैं। क्वेश्चन 12। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की पहली आत्मकथा बतानी है और इसका नाम है अर्धकथानक। क्या नाम है? अर्धकथानक। कल वाले क्लास में भी मैंने आपको इसको बताया था, तो इसमें आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा ये बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है जिसका टाइम 1641 है, जो कि ब्रजभाषा में है। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अन्य आत्मकथाएं इस प्रकार है। मेरी आत्म कहानी ये श्याम सुंदर दास जी की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकर दायन जी की है। मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि का है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना बताना है किसने लिखा है, तो यहाँ राइट आंसर आपका रामविलास शर्मा बनता है। इसकी व्याख्या को देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है और कुछ अन्य जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वे इस प्रकार से हैं। प्रेमचंद ये 1941 का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 का है। निराला की साहित्य साधना भाग्य की जो जीवनी है और जीवनी विधा है ये 1969 का है। निराला की साहित्य साधना
भाग 2 है, ये मतलब सेकंड आता है, तो ये इसकी आलोचना होती है और इसका जो टाइम है वो 1972 है। निराला की साहित्य साधना 3, ये 3 भागों में है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले भाग में जीवनी है, दूसरे भाग में आलोचना और तीसरे भाग अगर आपके सामने आता है तो उसको पत्राचार संग्रह तथा वृद्ध भूमिका बोलेंगे और इसका टाइम 1976 होगा। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, ये भी रचना है और इसका टाइम 1977 है। चलिए क्वेश्चन 14, ऊसप प्रियमवदा, काफ़ी अच्छी ये आपकी कवित्री हैं और देखिए इनकी रचनाएं भी काफ़ी अच्छी हैं। ऊसप प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, सुषमा जो है इनकी नायिका है। 55 खंबे लाल दीवार ये 1961 का उपन्यास है और एक उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है, ठीक है? और इसकी नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास ऊसप प्रियमवदा जी का है। इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक और आर्थिक विवशताओं आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी उसकी उनसे उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार से हैं, रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है, शेष यात्रा ये 1984 का है, अंतःवर्षी ये 2000 का है, अंतःवर्षी कब का है? 2000 का है, भय कबीर उदास ये 2007 का है और नदी ये आपका 2013 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नाटक नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का कौन सा नाटक नहीं है? अंधी गली, ये इनका नाटक नहीं है विष्णु प्रभाकर जी का। ये किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, ना कि विष्णु प्रभाकर का। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या देखिएगा इसकी, यहाँ पर अंधी गली ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नाटक नहीं है, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकी है। ठीक है, क्या है? एकांकी है। विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार और टूटते परिवेश। ये किसके हुए? आपके विष्णु प्रभाकर जी के नाटक। तो इनको याद में रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन 16, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? मुक्तिबोध जी की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम बताना है। और भारत इतिहास और संस्कृति इनकी प्रतिबंधित पुस्तक है, भारत इतिहास और संस्कृति। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक जो है ये भारत इतिहास और संस्कृति है। इस पुस्तक पर नैतिकता तथा भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगाया गया था और मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां हैं नए साहित्य का सौंदर्य, कामायनी, एक पुनर्विचार और नई कविता का आत्मसंघर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का ये कथन है? ये कथन बताना है कौन से आलोचक का है। तो ये है आपका नंदुलारे वाजपेयी जी का। यहाँ राइट आंसर बनेगा नंदुलारे वाजपेयी। वस्तुओं का आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह मान्यता सोष्ठवादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी जी की है और छायावाद की विभिन्न मान्यताएं हैं जिसे यहाँ दी गई है। आपको कुछ कथन जैसे टाइप में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली तथा पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें, छायावाद को इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है और महादेवी वर्मा कहती है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। और ये सारे ही कथन जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है ये वाला कथन भी, ये भी पूछा गया है और ये भी आया है, ये बहुत बार आपसे ये वाले कथन जो हैं पूछे गए हैं। क्वेश्चन 18, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? हितोपदेश का भाषानुवाद करते हैं पद्माकर जी। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। हितोपदेश का भाषानुवाद पद्माकर ने किया है और पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार दाऊजी थे, उदाजी, तो इन्हीं के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर की जो प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा भी है, गंगा लहरी है और प्रताप सिंह विरुदावली है, कली 25 इनकी कृतियां हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मकथा। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि संस्मरण जो है वो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर किसी पर लिखित एक आलेख संस्मरण होता है, आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार होता है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान किया जाना। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए, वो होता है आपका उपन्यास। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं।
निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वे रामविलास शर्मा जी हैं। आगे चलिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये 1954 का निबंध है और इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं आस्था और सौंदर्य 1961 की है, परंपरा का मूल्यांकन 1981 की है, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 की है, भारतीय साहित्य और भूमिका ये 1996 की है। 21 क्वेश्चन, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा जो है वो परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। क्वेश्चन 22, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? बताना है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियां ये खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। यहाँ देखिएगा, ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। और सेकंड पॉइंट इसका देखिएगा कि विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। खुसरो के द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए हैं? इन्होंने 100 बताए हैं, जिसमें खलिक बरी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट 23। यहाँ देखिएगा, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे में संग्रह में संकलित हैं? तो वह है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे में 1980 की ये रचना है और नामक इनका काव्य संग्रह है ये। और इसमें संग्रहित ये कहानी, काव्य संग्रह नहीं, संग्रह है, कहानी संग्रह, इसमें संकलित है ये कहानियां। जबकि ममता कालिया जी की छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखोटा आदि कहानी संग्रह है। क्वेश्चन देखिए 24, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति के लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1940 में इस कृति पर इन्हें 1982 ईस्वी में ये कृति जो है यामा, एक मिनट रुकिएगा, यामा कीर्ति जो है इनकी ये 1940 की रचना है और इस पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार से हैं: निहार 1930 की है, रश्मि 1932 की है, निर्जा 1935 की, सांध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942 और 1960 की सप्तपर्णा है। महादेवी कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत को संकलित किया गया है। 25 क्वेश्चन, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? कौन से कवि हैं जिन्होंने, रीतिकालीन कवि हैं कौन से जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो वे हैं यहाँ पर बिहारी लाल। राइट आंसर बिहारी लाल। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। बिहारी की पहचान मुक्त काव्य के कारण है और मुक्त काव्य के संदर्भ में गियर्सन का कथन है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में आदि प्रफुटन हुआ है, तो वे उसी मुक्त काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और इसमें कुल 719 रत्नाकर के अनुसार अगर बात करें तो 713 दोहे हैं। वैसे इसमें 719 माना जाता है, लेकिन अगर रत्नाकर जी के अनुसार बात करते हैं तो 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं? इनके दोहे क्या हैं? ये रस के छोटे छोटे छींटे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। क्वेश्चन 26, चकमक की चिंगारी किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारी ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। चकमक की चिंगारी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता है और चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध जी की जो कृतियां हैं, काव्य कृतियां इनकी, चांद का मुंह टेढ़ा ये 1964 की है, भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है। इनके कुछ प्रमुख चर्चित कविताएं हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। ये जो चर्चित कविताएं हैं इनकी, इसमें आता है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और अंतःकरण का आयतन। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। एक बड़े कलाकार की क्या लगता है? स्केच बुक लगता है। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? कौन सा काव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है? पद्मावत राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? यहाँ पद्मावत है आपका, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कानावत इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जयशंकर प्रसाद की और रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजेडी कहा है।
पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। 28 क्वेश्चन, भ्रमर गीत नाम से सरकार सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? भ्रमर गीत के नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है, ये हमें बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बनेंगे। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। भ्रमर गीत के नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 की, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत 1925 और रसमीमांसा ये 1949 की रचना है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में वृद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। वृद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का इन्होंने प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, चित्राधार किस कवि की कृति, किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? कौन सा कवि है जिसकी ये ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी बन जाते हैं। राइट आंसर जो है वो जयशंकर प्रसाद है। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। यहाँ आपको इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी और देखिएगा। चित्राधार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कृति है और ब्रज भाषा की कविता जो कविताएं हैं वो प्रसाद की कलाधर नाम से लिखते थे। ब्रज भाषा की कविताओं को जयशंकर प्रसाद जी जो है वो कलाधर के नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है तथा प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। प्रसाद की कृतियां हैं वृक्षवाहन, बब्रुवाहन ये 1911 की है और कानन कुसुम ये 1913 की रचना है। महाराणा का महत्व 1914 की है, झरना 1918, लहर 1933, कामायनी 1935 और आंसू की बात करें तो 1925, अशोक की चिंता ये 1928 की है। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? रस सिद्धांत के लेखक बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। तो राइट आंसर आपका बन जाता है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लीजिए। रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। रस संप्रदाय और उनके कुछ प्रमुख रचना व रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। रस संप्रदाय से संबंधित तो देख लीजिए। नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो आचार्य भरतमुनि हो जाते हैं। काव्य मीमांसा की बात करते हैं आचार्य राजशेखर। हृदय दर्पण की बात करते हैं तो भट्टनायक राइटर होगा इनकी रचनाकार। और साहित्य दर्पण की बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा। रसिक प्रिया की बात करें तो केशवदास जी। रस रहस्य की बात करते हैं कुलपति मिश्र। विलास की बात करते हैं देव। और अभिनव भारती की बात करते हैं अभिनव गुप्त। काव्य प्रकाश की बात करें तो मम्मट हो जाएंगे इनके रचनाकार। रस मीमांसा की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल हो जाता है रामचंद्र शुक्ल जी। और रस विमर्श की बात करते हैं तो राममूर्ति त्रिपाठी हो जाता है इसके रचनाकार। काव्य दर्पण की बात करें तो राम दहीन मिश्र जी राइट होंगे। गौतम बुद्ध, क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? कौन से ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने यशोधरा की रचना की है। राइट आंसर आपका यशोधरा होगा। इसकी व्याख्या को देखिए। यशोधरा 1932 की रचना है और रचनाकार इसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नाट्य गीति नाट्य शैली पर ये रचना की गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति द्रष्टव्य है। ठीक है, इसकी पंक्ति एक द्रष्टव्य है, वो देख लीजिए आप, आपको अभी बताते हैं। आगे ये पंक्ति लिखते हैं कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात है। गुप्त जी ने क्या किया? साकेत की रचना की 1931 में और महाकाव्य लिखा। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं भी देख लीजिए। भारत भारती, झनकार, द्वापर, जयद्रथ वध, रंग में भंग आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? कौन से कवि हैं जिनको आचार्य शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है, कौन से कवि का है जिन्होंने कहा है? इन्होंने जिनको कहा है रसमूर्ति, तो वे हैं घनानंद जी। कौन से हैं? घनानंद आपके। आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान सार, स्खलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार और रसकेली बल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। यमुना यशवी इनकी रचना है। 33 क्वेश्चन को देखिएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा बताना है ये किसकी कविता है। 33 क्वेश्चन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा ये 1936 की रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बांग्ला का कृतवास रामायण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा में निराला जी हैं और निराला जी कृत सरोज स्मृति को हिंदी का पहला सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। अनामिका 1923 की रचना है। तुलसीदास की बात करें तो 1938 की है। कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946 की है और परिमल जो है ये 1930 की रचना है। क्वेश्चन 34, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? कौन सा काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? वो है आंसू।
आंसू। तो यहाँ आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहाँ देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी कृत आंसू जो है ये 1925 की रचना है और स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू आंसू में जो है 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है आंसू, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक की चिंता, ये 1928 की है। लहर 1933 की है। महाराणा का महत्व 1914 की है। कानन कुसुम 1913 की रचना है। वप्रू वाहन की बात करें तो 1911 की है। झरना 1918 की है। सुकोच्चवास 1910 का है। प्रसाद कृत कामायनी ये 1935 की है। आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है कामायनी, और इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और ये 15 सर्गों में लिखा गया है। क्वेश्चन 35, पौमचुरियों किसका वर्णन है? पौमचुरियों में राम का वर्णन है और ये किसका है? स्वयंभू जी का है। पौमचुरियों में राम का वर्णन किया गया है। यह स्वयंभू की रचना है और इसे पद्मचरित तथा जैन रामायण कहा जाता है। इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड है। इसमें क्या है? 5 कांड है, जिसमें विद्याधर कांड और अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड है। इसमें रामकथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन 36 में देखिएगा, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? कौन सा अनुवाद है जो श्रीधर पाठक जी के द्वारा ब्रज भाषा में किया गया है? तो उजड़ ग्राम राइट आंसर होगा यहाँ पर। श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। श्रीधर पाठक के द्वारा किए गए अनुवाद एकांतवासी योगी ये 1886 की रचना है। गोल्ड स्मिथ की रचना है। हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। उजड़ ग्राम ये 1889 का गोल्ड स्मिथ का डेजर्ट विलेज जो है, डेजर्ट विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद है। और श्रांत पथिक की बात करें तो 1902 की रचना है। गोल्ड स्मिथ के ट्रेवल का जो ट्रेवलर था इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। 37 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। जगदीश का हमें बताना है। जगत धन ईस होता है। यहाँ आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प जो है वो जगत धन ईस होगा यदि क च ट त प के पश्चात वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण यर अलावा अथवा स्वर हो तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड द ब हो जाएगा, जैसे आपको अभी देखने को मिले। वाक्धन इस वागीस होता है। सुपधन अंत सुबंत होता है। अचधन अंत अजंत होता है और सतधन उपयोगी ये सदुपयोगी होता है। ततधन इच्छा तदिच्छा होता है। क्वेश्चन 38, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। और प्रिय हरिओद कृत प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास जो है ये 1914 की रचना है। 17 सर्ग में है और कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक के प्रस्थान का इसमें वर्णन किया गया है। पारिजात की बात करते हैं तो पारिजात में ये 1937 की रचना है पारिजात, और 15 सर्ग इसमें है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक विषयों का इसमें वर्णन है। क्वेश्चन पॉइंट 3 देखिएगा, वैदेही वनवास ये 1941 की रचना है। इसमें 18 सर्ग है। राम के द्वारा सीता जी के निर्वासन की इसमें कथा कही गई है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। इसका सबसे पहले जो नाम था वो क्या था? ब्रजांगना विलाप था। हरिओद जी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। 39 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विकल्प पहचाना है सही संधि वाला। तो तत् धन टीका का क्या बनेगा? तट्टिका बनेगा। तद्धन टीका का तट्टिका हो जाता है। इसका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, तट्टिका। यहाँ देखिएगा, यदि तय और दय के बाद में ट उठ हो तो त द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे सतधन टीका सट्टिका हो जाता है। व्रत धन टीका में व्रटिका हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक को बताना है हमें किसका काव्य संग्रह है पथिक। और राइट आंसर जो बनता है आपका यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में बनता है रामनरेश त्रिपाठी जी। पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह है। पथिक 1920 की रचना है और काव्य संग्रह रामनरेश त्रिपाठी जी का है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वपन जो है 1929। स्वपन हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 41 को देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेत वाचक का सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प चुनना है संकेत वाचक का। तो इन दोनों में से तो नहीं है आपका। यहाँ देखते हैं आगे और दो ऑप्शन क्या दिए गए हैं। हाँ, यहाँ देखिए, दीपक का घर उधर है ये संकेत किया जा रहा है, यही आपका राइट आंसर है। दीपक का घर उधर है ये संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है वहाँ संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से बात करें तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। 42 नंबर क्वेश्चन,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हमें बताना है यहाँ 200 एक निश्चित संख्या दे दी गई, तो संख्यावाचक विशेषण होगा ये। दिए गए वाक्य में हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके 3 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक। 43 नंबर क्वेश्चन, कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ओटा प्रत्यय लगा है यहाँ पर। कजरोटा शब्द में ओटा प्रत्यय लगा है। शब्द के अंत में जो अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है और दूसरा तद्धित होता है। क्रिया के अंत में लगने वाले या धातु के अंत में लगने वाले शब्दों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कृत प्रत्यय बोलते हैं। और हिंदी में कृत प्रत्यय के प्रकार जो है अ, अंत, आक, आ, का, ऐसा, अत, ओड़ा, ओढ़, ओता, ओनी, ओनी, ओना, वया, सार, हार, आप, आना इत्यादि है। अगर बात करें 44 क्वेश्चन की, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति बतानी है। अभी तक शब्द शक्ति है, सीधी सीधी बात कही जा रही है, सीधी सीधी ही समझ में आ रही है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ या फिर वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें प्रथमा या अगमा शब्द शक्ति होती है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? प्रथमा होती है या फिर अगमा होती है। आगे देखिएगा, इसकी जो हम चलते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 45। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से दिखावा नहीं बना है, इसमें प्रत्यय लगा है, आवक प्रत्यय, ठीक है, और ये मैं बता चुकी हूँ आपको। उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त विकल्प को पहचानिए। संयुक्त जो मैंने कई बार बताया आपको, जो जब दो सीधे सीधे सरल वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं किसी योजक शब्द के द्वारा, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, ये बहुत बार बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 47, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावर एड़ी मरते जाए। और इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति के अंतर्गत? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। जहाँ दृश्य सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। 48 क्वेश्चन, उजाड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उजाड़ना में हमें उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा ऊ उपसर्ग लगा है इसमें, ऊ। देखिएगा, उच्चारण में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगता है। और उपसर्गों की अगर संख्या की बात करें, संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 10, उर्दू में 12, अंग्रेजी में 6 और अवयव होते हैं 10। 49 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर क्रोधी। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन 50 तक ही रखेंगे। देखिएगा, क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोधी शब्द संज्ञा के संज्ञा है, जबकि क्रोधी से क्रोधित बनता, क्रुद्ध होता, तो ये विशेषण हो जाता है। जबकि इन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तु या फिर व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि इस प्रकार से। 50 क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रायः यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायः नहीं है, प्रायः भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, विनम्रता, मिठास, समझ इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा और विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम और अवयव में प्रत्यय लगाकर होता है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, बताइएगा हमें। कल करेंगे हम 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।